आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसकी वजह से हमें पुरानी चीजें या फिर उसका स्थल हमें जानने को मिलता है। कभी कभार खुदाई करते वक्त उन्हें मिलता है बरसों पुरानी लाश। इन लाशों के साथ ही दफन होता है कुछ रहस्यमय कहानियाँ। आर्कोलॉजिकल वालों को कुछ प्राचीन खजाना हाथ लगी है। अगर खजाने की लालच में कुछ लोग उसे हड़पना चाहे तो इस साइड खुदाई करते वक्त मिलता है 40 साल पुरानी 3 लाशों की शरीर में मांस नहीं बचा है तो सिर्फ कंकाल। ये लोग कौन बा क्या है, पुलिस इस केस की गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहते। उनके साथ क्या हुआ था, इसके पीछे छुपा हुआ है भावाओ कहानियाँ। आज हम इसी कहानी को जानने वाले हैं। हाय गाइस, दिस इज एके, वेलकम टू एके इंडिया। साल 1977, वरंगल आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट। काफी दिनों से खुदाई करते वक्त उन्हें प्राचीन साम्राज्य काकतिया की कुछ खजाने हाथ लगी है। उसका एक दिन बाद रात को ऑफिस में एक लाश पड़ा था। देख के लग रहा था अभी अभी किसी ने इसका खून किया है। एक बंदा कार पे बैठ के हड़बड़ी में जा रहे थे, बहुत घबराया हुआ था। उसकी शर्ट पे खून की धब्बे गिरे थे। वो हड़बड़ी में घर के अंदर जाके दरवाजा लॉक कर देती है। थोड़ी देर में उसका कार एक सुनसान जगह पर जल रही थी। इस साइड उस लाश को एक स्टाफ देख के पुलिस को कॉल करती है। पुलिस का नाम है रंजीत। वो स्टाफ कह रहे थे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में किसी का खून हुआ है और लॉकर रूम से वो खजाना गायब है। पुलिस ऑफिसर का चेहरा हमें नहीं दिखाता। क्या जो आदमी हड़बड़ी में जा रहे थे उसने खून किया? आखिर खजाना किसने लूटा? परिस्थितियाँ इतना ठीक नहीं, सब कुछ धीरे धीरे खुलासा होगा। बस कहानी देखते रहिए। आज से ठीक 40 साल बाद ये ट्रैफिक पुलिस गौतम, जो अपनी डेली रूटीन से परेशान हो गए, वो पुलिस में इसलिए ज्वाइन किया ताकि वो क्राइम डिपार्टमेंट में जा सके। लेकिन किस्मत में जो लिखा है वही तो करना पड़ेगा। वो इस ट्रैफिक की नौकरी से थोड़ा नाखुश है। अपने आप को खुश करने के लिए हर वक्त ऑर्फेंज में जाके बच्चों से खेलता है। उन्हें कुछ पैसे भी देती है। मतलब कह सकते हैं एकदम अच्छे और ईमानदार इंसान। एक ही समय में इस साइड मेट्रो के लिए खुदाई का काम चल रहा था। एक बच्चे खेलते खेलते उसी गड्ढे में चली जाती है। थोड़ी देर में वापस आने पर बच्चे के हाथ में एक इंसानी खोपड़ी था। उसकी माँ देख के जोर से चीखती है। अचानक नीचे क्या हुआ, सब लोग नीचे इकट्ठा हो गए थे। कुछ ही देर में पुलिस मीडिया पहुंच चुका था। उस जगह को सील करती है। उस जगह से एक एक हड्डी इकट्ठा करने के बाद पता चलती है यहाँ पर 3 लोगों की कंकाल मिली है। एक आदमी, एक औरत और एक बच्ची का। देख के लग रहा था ये शायद एक फैमिली है। मीडिया पुलिस से सवाल करने पर पुलिस कहता है इस एरिया में एक बहुत बड़ा तालाब था और ये लाशें शायद वही से बहता हुआ आई है। गौतम पुलिस के साथ मिलकर इस केस की इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा था। वो एक ट्रैफिक पुलिस है, इसलिए उसे इस केस से दूर रहने के लिए कहता है। पुलिस की बातों से ऐसा लग रहा था वो इस केस की गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहते। गौतम इस केस को सॉल्व करना चाह रहा था। शायद इस केस को सॉल्व करके वो क्राइम डिपार्टमेंट में जा सकता है, लेकिन बिना पुलिस की मदद से वो कैसे करेगा? क्या सच में खून हुआ था? वो लोग दिखते कैसे थे? उनका नाम क्या है? काफी सारे सवाल था और इस सवालों के जवाब उसके पास नहीं थी। सबसे पहले गौतम को इन लाशों का आइडेंटिफाई करना होगा, तब जाके ये केस थोड़ी आसानी होगी। लेकिन जितना आसान उसे लग रहा था उतना आसान है नहीं। गौतम का दोस्त उसे समझाती है, मतलब इन सब चक्करों में पड़ने से उसे मना कर रहे थे। रात को गौतम को नींद नहीं आती। वो उस हड्डियों के बारे में सोच रहा था। आधी रात को उस जगह पर जाती है अच्छे से देखने के लिए। वहाँ पर जीके नाम का एक रिपोर्टर था। आधी रात को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसा है, इसलिए गौतम उससे सवाल जवाब कर रहे थे। वो कहता है मैं तो बस देखने आया था, कल मेरे पेपर के लिए कवर स्टोरी हो सकती है कि नहीं। गौतम उनका आईडी कार्ड छीन लेती है। जीके का पूरा नाम है गोपाल कृष्णा। अगले दिन सुबह जीके आईडी कार्ड लेने पुलिस स्टेशन जाती है। गौतम ट्रैफिक पुलिस से ये देख के जीके हंस रहे थे। गौतम गुस्सा करती है, उसे वो आईडी कार्ड वापस नहीं देता। जीके भड़क के उसके बारे में हेडलाइन पर न्यूज छापती है। थोड़ी देर बाद गौतम का सीनियर उसे वो अखबार देखने के लिए कहता है। लोग लॉकअप न्यूज की अखबारें ज्यादातर पढ़ते नहीं, मतलब इस अखबार को ज्यादातर ठुआ या फिर किराने का सामान बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनका ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। और गौतम भी तो कोई क्राइम पुलिस ऑफिसर नहीं है, उसने भी तो आधी रात को छानबीन करने के लिए गया था। उसका सीनियर कहता है वो केस बंद हो चुका है, इलेक्शन का टाइम है और ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट दोबारा मत करना। आखिरी वार्निंग देके उसे छोड़ देती है। तो जो भी हो, गौतम सीनियर से डांट खा के जीके के ऊपर गुस्सा था। इस साइड जीके की काम ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से उसने काफी लोगों से पैसे उधार लिए थे। वो लोग हर दिन कोई ना कोई जीके से वो उधारी पैसा लेने आते थे। तो आज भी 2 लोग आए हैं वो पैसा लेने, लेकिन उसके पास तो पैसा नहीं है। वो उनसे 1 हफ्ते की मोहलत चाहते हैं। दरअसल जीके अपनी लेनदारों से बचने के लिए हर बार 1 हफ्ते की समय चाहते हैं, लेकिन इस बार वो लोग गुस्से में थे। वो लोग जीके का उंगली तोड़ देती है। जाते वक्त कहता है अगर 1 हफ्ते में पैसा नहीं मिला तो इससे भी अंजाम बुरा होगा। उसी वक्त गौतम आ रहे थे, क्योंकि उसने जो अखबार में न्यूज छपी थी उसका बदला लेने। लेकिन पहले से ही तो जीके का हालात खराब थी।
ये देख के वो थोड़ा खुशी होती है। उस दिन रात को दोनों एक ही जगह बैठ के दारू पी रहे थे। बातों ही बातों में जीके कहता है उसने एक धोखेबाज से पार्टनरशिप किया था और उसकी वजह से वो आज ऐसी हालत में है। कहीं ना कहीं जीके भी इस केस को सॉल्व करना चाह रहा था। ऐसा लग रहा था वो उस 40 साल पुरानी कंकालों के बारे में जानता है। जीके बहुत ज्यादा नशे में था। गौतम उसे घर छोड़ने के लिए लेके जा रहे थे। रास्ते में जीके गाड़ी रोकने के लिए कहता है। वो एक बैनर के सामने आके किसी पॉलिटिशियन को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। नशे की हालत में था, इसलिए गौतम उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। गौतम उसे घर छोड़ देती है। ये उनके बेटी स्वाति। अगले दिन सुबह एक कांस्टेबल उसी केस की फाइल गौतम को छुपके से देती है। मतलब गौतम ने उसे छुपके से लाने को कहा था। इस साइड उसी तरीके से फॉरेंसिक रिपोर्ट और उस केस की फाइल जीके कांस्टेबल से लेती है। मतलब दोनों ही छुपके से इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे। गौतम फॉरेंसिक लैब में जाती है। उसे पता चलती है ये कोई नेचुरल डेथ नहीं बल्कि उनका मर्डर हुआ था। ये हड्डियां लगभग 40 साल पुरानी है और ये हड्डियां एक औरत, एक बच्ची और एक आदमी का है। डॉक्टर उनके साथ मिली कुछ चीजें भी गौतम को दिखाती है। इस साइड जीके उस खिलौने वाली कार को देख के घबराया हुआ था। जीके का उन हड्डियों के साथ कुछ तो संबंध है। अगले दिन ड्यूटी पे गौतम उन्हीं सारी बातों को सोच रहा था कि कैसे उनका पहचान ढूंढा जाए। उसकी दोस्त से पता चलती है साल 1975 से 1980 के बीच में वहाँ पर काफी लाशें बहता हुआ आया था। गौतम इन्हीं सारी लाशों का लिस्ट देखने के लिए पुरानी ऑफिस में जाती है। गौतम ट्रैफिक पुलिस का हेड था। उसके लिए यहाँ तक आना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं थी। वहाँ पर काफी सारे पुराने फाइल थी। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे साल 1975 से 1978 का फाइल मिलता है। लेकिन इन 3 सालों में काफी लाशें वहाँ पर बहता हुआ आया था। उसमें से वो 3 लाशें गौतम पहचानेगा कैसे? वो एक एक करके सारा फाइल देख रहा था। लगभग सब फाइल देखने के बाद एक फाइल उसे मिलता है जिसमें एक बच्चे की हाथ में वो खिलौने वाली कार थी। गौतम यही तो ढूंढ रहा था। वो इस फाइल में रखी रील को अच्छे से देखती है। उस समय इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था पुलिस ऑफिसर रंजीत। इस नाम को मूवी की शुरुआत में ही जिक्र किया गया था। जीके पुरानी क्राइम रिपोर्टर है, इसलिए गौतम उसके पास जाके इंस्पेक्टर रंजीत के बारे में पूछता है। जीके कहता है वो नहीं जानता, लेकिन गौतम जाने पर वो अजीब तरीके से उसे देखता है। ऐसा लग रहा था शायद उसने झूठ कहा। गौतम उस फाइल को अच्छे से पढ़ता है। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में शुरुआत में हम जिस लाश को देखे थे उसका नाम है संपत राज। जो कार से जा रहे थे वो रंगाराव। उन्हें वो खजाना मिलने के बाद रंगाराव के ऊपरी अधिकारी उन्हें वो खजाना हैदराबाद हेड ऑफिस में ट्रांसफर करने के लिए कहा। लेकिन रंगाराव ने कहे थे राजनीतिक तनाव की वजह से यहाँ की हालत ठीक नहीं है, हर जगह दंगा फसाद हो रहे हैं, इसलिए वो खजाना 2 दिन बाद भेजता हूँ। उसके ठीक 1 दिन बाद ही संपत राज को किसी ने मार दिया था और लॉकर रूम से वो खजाना गायब था। अगले दिन सुबह सबसे पहले संपत राज की लाश को उनका प्यून सेबेस्टियन ने देखा था और उसने ही पुलिस को कॉल किया था। ये सब कुछ उस फाइल में लिखा है। उसमें और भी लिखा था इंस्पेक्टर रंजीता के जब उस लाश को अच्छे से देखता है तो उसे किसी चाकू से मारा गया था। जो उस दीवार में टंगी 2 चाकू में से एक गायब है। यहाँ पर हमें रंजीत का चेहरा नहीं दिखाता, बस उसकी जगह गौतम को दिखाती है। रात में जो रंगाराव की कार जल रही थी उसी में ही पुलिस को वो चाकू मिला था। पूछताछ करने के बाद रंगाराव हाजिर नहीं था, इसलिए पुलिस उनकी नौकर चाकर से पूछताछ करती है। रंगाराव के नौकर जब सुबह सुबह घर पे आए तो वहाँ पर कोई नहीं था। घर के सामान भी गायब थे। ये उनका दूसरा नौकर सेदुलू कहता है उस रात मैडम ने कहा था मैं उनका सूटकेस कमरे में रख दूं। मतलब उस रात वो लोग का ही बाहर जाने का प्लान बना रहे थे। ये उनका ड्राइवर फर्नांडिस कहता है उस रात साहब मुझे जल्दी घर जाने को कहा था और वो घर जाकर सो भी गए थे। अब आखिरी विक्टिम रंगाराव की सिक्योरिटी गार्ड की बयानों से पता चला था उस रात रंगाराव की शर्ट पर खून की धब्बे लगे हुए थे और वो कार खुद ड्राइव कर रहा था। वो ये सब कुछ में ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर बाद घर की लाइट झिलमिलाने लगी और कुछ देर में चली गई। वो लंठन लेके अंदर जा रहे थे पर पीछे से कोई उसकी सर पे मारता है और वो बेहोश हो गया था। तो सबकी बयानों से पुलिस को मानना था रंगाराव और उसकी बीवी के साथ उनका एक पार्टनर भी थे, लेकिन वो लोग तो अब मर चुके हैं और उस पार्टनर के बारे में उस फाइल में कुछ नहीं लिखा था। पर हैरान कर देने वाली बात यह थी उसका ठीक 8 साल बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रंजीत ने इस केस को दोबारा ओपन करने के लिए अर्जी दिया था। उन्हें ऐसा क्या इस केस से जुड़ी सबूत मिली थी। गौतम सारे विक्टिम की फोटो दीवार पे चिपकाती है। उसे इस केस में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इंस्पेक्टर रंजीत को ढूंढना होगा। वो कुछ जान पहचान पुलिस वालों को कॉल करती है। उसे पता चला था 25 साल पहले इंस्पेक्टर रंजीत ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। एक एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और बच्चे मरने के बाद वो हर वक्त नशे की हालत में डूबा रहता है। गौतम उनसे रंजीत का एड्रेस जानने पर रात को उनके घर जाती है। उनसे कहता है सर आपने जो संपत राज की केस इन्वेस्टिगेटिंग की थी, रंगाराव जो संपत राज को मार के वो खजाना लेके भाग गया था, वो फैमिली अब मिल चुका है। मेट्रो काम की खुदाई करते वक्त 40 साल पुरानी उनका कंकाल मिला है।
आपने तो सर इस केस को बंद कर दिया था, लेकिन उसके ठीक 8 साल बाद 25 फरवरी आप इस केस को रीओपन करने के लिए दरख्वास्त दी थी। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट सबूत मिली थी सर? रंजित सर इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो गन हाथ में लेके उसे जाने के लिए कहता है। गौतम उसे रिक्वेस्ट करती है, कम से कम उस पार्टनर के बारे में एक क्लू दे दीजिए, लेकिन रंजित सर उसे कुछ नहीं बताता। गौतम उस फाइल को टेबल पे रख के चला गया था। थोड़ी देर बाद रंजित सर उस फाइल को लात मारती है। उन्हें इस केस से इतना नफरत क्यों है? जो भी हो, गौतम उनके बिना इस केस में आगे नहीं बढ़ सकता। अगले दिन रंजित सर के घर में सारे दारू खत्म हो गए थे। वो कॉल करके फिर से बाटली लाने को कहता है। वो केस लेने के बाद उनकी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी, इसलिए शायद हर वक्त नशे में डूबा रहता है। इस साइड गौतम परेशान था। ऐसा ही चलते चलते काफी दिन हो चुके हैं। माँ बाप की गुने की सजा बेचारी उस बच्ची को मिली थी। इन सब बातों से गौतम को नींद नहीं आता। गौतम किसी भी हालत में इस केस को सॉल्व करना चाह रहा था। वो उस बच्ची की फोटो रंजित सर की कार के सामने चिपका देती है, शायद इस बच्ची के लिए उनका दिल पिघल जाए। और ऐसा ही होता है। रंजित सर अपनी बेटी के बारे में याद करके एक समय में रो देता है। अगले दिन रंजित सर उस गड्ढे के पास जाती है। वहाँ पर गौतम भी आती है। गौतम थोड़ा खुश था कि फाइनली वो अब इस केस को सॉल्व कर सकता है। रंजित सर उसे वो इम्पोर्टेंट सबूत के बारे में बताती है। उस रात रंगाराव घर आकर जब अपनी कोट उतर रहे थे तो उसकी पॉकेट से एक कागज की टुकड़ा नीचे गिरा था। रंजित सर घर की छानबीन करते वक्त वो कागज की टुकड़ा उन्हें मिली थी। दरअसल वो एक डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन थी। रंजित सर उस डॉक्टर को बहुत ढूंढा पर उनका पता नहीं लगा पाया। उसके ठीक 8 साल बाद एक केस की तहकीकात करते वक्त रंजित सर को उसी डॉक्टर की एक मेडिकल रिपोर्ट हाथ लगी थी। फिर उन्होंने आसानी से डॉक्टर का पता लगा लिया। रंजित सर डॉक्टर के पास जाती है। उनसे पूछने पर पता चला था उस वक्त रंगाराव ने किसी का जान बचाई थी। दरअसल रंगाराव घर लौटते वक्त शहर में दंगा फसाद होने की वजह से एक आदमी घायल होकर सड़क पर गिरा था और रंगाराव उन्हें उठा के अस्पताल लेकर आए थे। इसलिए शर्ट पर वो खून की धब्बे लगा था। मतलब रंगाराव ने संपत राज को नहीं मारा तो संपत राज को मार के खजाना किसने लूटा और रंगाराव की फैमिली को किसने मारा, इससे आगे रंजित सर नहीं जानते। गौतम को ये तो पता चल चुकी थी। अब तक वो जिस फैमिली को गुनहगार समझता आया है वो फैमिली निर्दोष है। गौतम जीके की ऑफिस में जाती है। वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ था। गौतम सोच रहे थे शायद उनके लेनदारों ने उसे फिर से पीटा है, इसलिए उन्हें देखने के लिए घर जाती है, लेकिन घर पे भी जीके नहीं था। गौतम बातों ही बातों में स्वाति से पूछता है, क्या तुम्हारे पिता अभी भी इस केस में काम कर रहे हैं? स्वाति कहता है, हाँ, वो तो और भी उत्साह से अपना काम करती है। उन्होंने कहा था अब उनका तकदीर बदल जाएगा। उसे स्वाति से और भी बात पता चलती है। जीके कल से हीरोइन रामिया का इंटरव्यू लेने गया है। गौतम समझ नहीं पाता इस केस के साथ हीरोइन रामिया का क्या संबंध है। वो उनसे थोड़ा पूछताछ करने के लिए रामिया के पास जाती है। उनका शूट चल रहे थे। गौतम पूरा दिन खड़ा रहने के बाद भी रामिया उससे नहीं मिलता। रामिया की एक स्टाफ आके गौतम की नंबर लेके जाती है। अगर मैडम को वक्त मिलेगा तो कॉल करके बुलाएंगे। गौतम रामिया के बारे में रंजित सर से पूछती है, लेकिन रंजित सर भी इस नाम को पहली बार सुना था। अगले दिन रात को रामिया गौतम को कॉल करके अपनी घर पर बुलाती है। गौतम उससे रंगाराव के बारे में पूछने पर वो बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो दोनों के लिए ड्रिंक बनाने जाती है। गौतम दीवार पर रख की हर एक फोटो को अच्छे से देखता है। रामिया की बिहेव देख के लग रहा था वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो तो कुछ और मूड में है। गौतम समझ जाती है वो बताना नहीं चाहता। वो उसे फोर्स भी नहीं कर सकता। गौतम उससे कहता है, तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी इस हरकतों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहने पर गौतम वहाँ से चला गया था। इस साइड जीके किसी से छुप रहा था। वो एक बड़े न्यूज चैनल वाले को कॉल करके कहता है उसके पास एक ऐसा न्यूज है जो आने वाले इलेक्शन का नतीजे बदल सकता है। जीके उनसे मिलकर ये सबूत देना चाहता था। जाते वक्त उसकी लेनदारों ने उसे देख लेती है। 1 हफ्ता हो चुके हैं, उन्हें अब तक पैसे नहीं दिया। वो लोग गुस्से में था। वहाँ पर क्या हुआ हमें नहीं दिखाता। अगले दिन सुबह जीके हॉस्पिटल में एडमिट था। गौतम भी उसे देखने के लिए आता है। वो स्वाति को समझा के थोड़ी देर में घर गया था। कुछ देर बाद टीवी पे न्यूज चल रहा था, कल रात हीरोइन रामिया को किसी ने गोली मार के हत्या कर दी। उनका लाश घर की फर्श पर गिरा था। ये देख के गौतम तो हक्का बक्का, मतलब उन पर कोई नजर रख रहा है, लेकिन कौन हो सकती है वो? गौतम अपने दिमाग को शांत करके उस केस की फाइल को एक बार और अच्छे से देखती है। जो खजाना चोरी हुई थी उन सब खजाने की फोटो देख रहा था। उससे एक क्लू मिलता है। हीरोइन रामिया की गले में जो नेकलेस था वो उन चुराई हुई खजाने में से एक है। गौतम रामिया की घर जाती है और भी सबूत ढूंढने के लिए। साथ में रंजित सर भी थे। रंजित सर दीवार पे टंगी रामिया और उसकी नेकलेस के साथ फोटो अच्छे से देखता है। मतलब रंगाराव केस और हीरोइन रामिया के साथ एक गहरा कनेक्शन था। गौतम छानबीन करते वक्त उसे पास वाली रूम से कुछ आवाजें आती है। अंदर जाने पर खिड़की से एक बंदा कूद के वहाँ से भाग रहा था। वो कार लेके भाग जाती है। गौतम भी उनका पीछा कर रहे थे। एक समय में उस आदमी को लग रहा था उसने उन लोगों का चकमा दे दिया, लेकिन गौतम और रंजित सर उसके पीछे ही थे। वो एक गैरेज के अंदर जाती है।
गौतम उसे पकड़ने जा रहे थे, लेकिन रंजित सर उसे रोकता है, क्योंकि अगर उसे अभी पकड़ लिया तो उसके पीछे की मास्टरमाइंड को वो लोग कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। रात भर इंतजार करने के बाद वो सुबह कार लेके कहीं जा रहे थे। गौतम और रंजित सर फिर से उसका पीछा कर रहे थे। जाते वक्त रंजित सर कहता है ये जगह उन्हें जाना पहचाना लग रही है, शायद 15 साल पहले वो यहाँ पर आया था। उस आदमी का पीछा करते वक्त वो दोनों एक रिजॉर्ट में चली जाती है। रंजित सर एक पेड़ के सामने रुक गया था। इस पेड़ के नीचे ही रंगाराव की वो जली हुई कार मिली थी। वो ये बात गौतम को बताती है, मतलब इस जगह से रंगाराव की केस के साथ कुछ कनेक्शन हो सकती है। इस साइड मीडिया कुछ पॉलिटिशियन लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे। रंजित सर और गौतम वहां पर जाती है। आज इलेक्शन का काउंटिंग होने वाली है, मतलब कौन सा पार्टी सीएम पद के लिए चुना जाएगा ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उस समय जीके गौतम को कॉल करती है। वो होश में आ चुका था। जीके इस केस के बारे में गौतम को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट था, इसलिए गौतम वहाँ से चली जाती है। गौतम जाने पर रंजित सर इस रिजॉर्ट की ओनर का नाम जानना चाहता था। वो अपने आप को मीडिया से बताकर एक स्टाफ को थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसे ओनर का नाम पता नहीं थी। अब वहाँ पर मैनेजर समेत और भी स्टाफ आ चुका था। इस साइड गौतम जीके से पूछता है, रंगाराव की केस में रामिया जुड़ा हुआ है, ये तुम कैसे जानती हो? जीके कहता है वो नेकलेस। जब 1999 में रामिया नया नया फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उसका हुस्न और अदा पर दीवाना थे। उसका पहचान तो छोटे मोटे गुंडों से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन तक थी। उस बीच एक डॉन के साथ उसका गहरा कनेक्शन बन गया। वो डॉन उसे महंगे जेवरात भी गिफ्ट किए जो काकतीय साम्राज्य की थे, मतलब जो खजाना चोरी हुई थी उनमें से कुछ अंश था। जीके कहता है उस डॉन का नाम है आलेरू श्रीनिवास। इस साइड रंजित सर को भी पता चलती है उस रिजॉर्ट का मालिक का नाम है आलेरू श्रीनिवास। कुछ देर में टीवी पे न्यूज चल रहा था, आलेरू श्रीनिवास 90% वोटों से सीएम पद का चुनाव जीत चुका है। रंगाराव केस, रामिया का खून, इन सब के साथ आलेरू श्रीनिवास का संबंध तो है। वो दोनों उसके पास जाके पूछताछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत नहीं था। ऊपर से वो अब सिटी का सीएम बन चुका है। गौतम आलेरू श्रीनिवास की पिछले बैकग्राउंड जानने के लिए उनका सिक्योरिटी गार्ड बन के आलेरू श्रीनिवास की पुराने घर पे जाती है। गौतम उस जगह को अच्छे से देखती है। वहाँ पर उसे क्रिश्चियनिटी का महत्व देता हुआ बहुत सारी चीजें मिली थी, लेकिन आलेरू श्रीनिवास तो हिंदू है। रंजित सर कहता है रंगाराव की केस में 2 क्रिश्चियन थे, सेबेस्टियन और रंगाराव की ड्राइवर फर्नांडिस। रंजित सर इस बात का तुक्का लगाने के लिए आलेरू श्रीनिवास की घर के सामने जाती है। जीत के समागम में वहाँ पर बहुत सारे लोग था। रंजित सर इतने भीड़ के बीच उसे फर्नांडिस बुलाने पर उसकी खुशी उड़ गई थी। वो अजीब तरीके से उसे देखता है, मतलब आलेरू श्रीनिवास सर कोई नहीं, फर्नांडिस है। वो रंजित सर को देख के पहचान लिया था। फर्नांडिस अपनी आदमियों से इशारा करती है, मतलब उसे पकड़ के लेके आने के लिए। वो आदमी और कोई नहीं, वो कलुआ था। उस रात वो हीरोइन रामिया के घर सबूत मिटाने के लिए गए थे। वो रंजित सर का पीछा करते वक्त घर तक पहुंच चुका था। रंजित सर गौतम को कॉल करके बताती है कि आलेरू श्रीनिवास सर कोई नहीं, रंगाराव की कार ड्राइवर फर्नांडिस है। उस दिन रिजॉर्ट पर रंजित सर ने अपने आप को लॉकअप न्यूज का रिपोर्टर कहा था, तो जीके को भी खतरा हो सकती है। गौतम जीके को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के जीके और स्वाति को कुछ दिनों के लिए ऑर्फेंज में रखा था। इस साइड वो लोग रंजित सर को पकड़ने के लिए घर के अंदर जाती है। रंजित सर गन लेके तैयार था। उनमें से एक घर के अंदर जाते ही रंजित सर उसे मार देती है। कुछ देर गोली चलने के बाद आखिरकार वो लोग रंजित सर को पकड़ लिया था। उन्हें एक फार्म हाउस पे बंद करके रखा था। वो कलुआ जीके के बारे में उनके आस पड़ोस से पूछताछ करती है। वो अस्पताल में भी गए थे, लेकिन उससे पहले ही तो गौतम ने उसे लेकर गया था यहाँ से। उस कलुआ को जीके के बारे में कुछ नहीं पता चलता। वो पागलों की तरह उसे खोज रहे थे। इस साइड फर्नांडिस रंजित सर के पास आती है। दोनों कुछ देर बातचीत करने के बाद रंजित सर उसकी असलियत के बारे में जान चुका था, इसलिए फर्नांडिस अपनी आदमियों से उसे मारने के लिए कहता है। रात में गौतम रंजित सर के घर गए थे। घर पे कोई नहीं था। वो समझ जाती है कुछ तो हुआ है। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। वो कुत्तों को छोड़ के उसके पीछे पीछे जाती है। वो लोग रंजित सर से पूछताछ कर रहे थे कि उनके साथ और कौन कौन है। एक समय में वो लोग परेशान होकर रंजित सर को गोली मारती है। तभी वहाँ पर गौतम आ चुका था। उनके साथ कुछ देर फाइट होती है। रंजित सर के पास एक गन आके गिरा था। उस गन को उठा के रंजित सर सबको मार देती है, लेकिन गोली लगने के बाद रंजित सर की हालत बुरी तरीके से खराब हो गई थी। उन्हें एक एम्बुलेंस में अस्पताल में लेके जा रहा था, पर रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से गाड़ी आगे जाना मुश्किल थी। गौतम नीचे उतर के सब गाड़ी को थोड़ा थोड़ा साइड कर रहे थे, लेकिन बाइक वालों की तो सबसे जल्दी है जाने की। अस्पताल में लेट पहुंचने की वजह से रंजित सर मर चुके थे। गौतम गुस्सा होकर उस कलुआ को बहुत मारता है। मारते मारते उसे मार ही दिया था, पर रंजित सर मरने से पहले फर्नांडिस की सच्चाई उसे बताई थी। खजाना मिलने के बाद रंगाराव संपत राज कार से जा रहे थे। कार ड्राइव कर रहा था फर्नांडिस।
उन्हें जो खजाना मिली थी उसकी कीमत लगभग 80 से 90 लाख रुपया होगा। दंगा फसाद होने की वजह से 2 दिन तक उस खजाने को ऑफिस में रखा जाएगा। ये सारी बातें फर्नांडिस सुनने के बाद उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वो हर वक्त उस खजाने के बारे में सोच रहा था। वो एक मामूली सा ड्राइवर है, अगर वो खजाना उसे मिल जाए तो वो अपनी सपने को पूरा कर सकती है। फर्नांडिस खजाने की लालच में आकर एक प्लान बनाती है। अगले दिन रंगाराव के घर पे एक और नौकर था, सैदुलू। सैदुलू रंगाराव की बेटी को अपनी छोटी बहन जैसा प्यार करता था। सैदुलू हर वक्त उसे खुश रखने के लिए उसके साथ खेलता था, लेकिन उसका भी सपना था ऐसे बंगलाकार नौकर चाकर उसके पास भी हो। दोनों कार सफाई करते वक्त फर्नांडिस अपनी बातों से सैदुलू को उलझा लेती है। रात में फर्नांडिस सैदुलू को एक दवाई देती है। सैदुलू जानता था ये सिर्फ नींद की दवाई है। जब तक वो लोग नींद से उठेंगे तब तक वो दोनों खजाना लेके यहाँ से बहुत दूर जा चुका होगा। लेकिन फर्नांडिस की मन में तो कुछ और प्लान चल रही थी। वो ऑफिस में आके संपतराज को मार देती है और वो खजाना लेने के बाद रंगाराव की घर गए थे। तब तक सैदुलू ने रंगाराव की बीबी और बच्ची को वो जहर दे चुका था। रंगाराव की बीबी फर्नांडिस के सामने तड़प तड़प के मर जाती है। फर्नांडिस अजीब तरीके से उसे देख रहा था। थोड़ी देर में रंगाराव घर आती है। सामने वाले रूम में ही उसकी बीवी की लाश को फर्नांडिस घसीट रहा था। रंगाराव रोज की तरह ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन उसकी ड्रिंक में भी वो जहर निक्षेप किया था। फर्नांडिस उसके सामने आके काउंटडाउन कर रहा था। रंगाराव सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर में कतराते हुए उसका भी मौत हो जाती है। सैदुलू ये सब कुछ जानने के बाद रंगाराव की बेटी को पकड़ के बहुत ज्यादा रोती है। उसने अनजाने में लालच में आकर ये क्या कर दिया। जिस बहन को सबसे ज्यादा प्यार करते थे उसी को ही अपनी हाथों से जहर देके मार दिया। सैदुलू रो रहे थे। फर्नांडिस आके उसे धमकाती है कि अगर उसने ये बात किसी को बताया तो उसका भी अंजाम ऐसा ही होगा। उस रात उनके साथ साथ सैदुलू का सपना भी मर चुके थे। सैदुलू उस खिलौने वाली कार को बच्ची के पास में रखती है जिससे वो दोनों हर वक्त खेलते थे। उस खिलौने वाली कार की वजह से ही गौतम ने उन्हें 40 साल बाद भी पहचान पाया था। सैदुलू पुलिस को सच भी नहीं बता सकता। उसने अगर सच बताया तो फर्नांडिस के साथ साथ उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब फर्नांडिस उसे पूरी तरीके से फंसा के रखा था। फर्नांडिस रंगाराव की फैमिली को इसलिए मार के दफना दिया था ताकि पुलिस की पूरा शक रंगाराव के ऊपर जाए, और ऐसा ही हुआ था। तो जो भी हो, अब फर्नांडिस सीएम बन चुका है। उसका असलियत सबके सामने लाने के लिए गौतम को उसके खिलाफ पुख्ता सबूत चाहिए। उसे सैदुलू को ढूंढना होगा। क्या सैदुलू अभी भी जिंदा है? ये सब कुछ सोचते हुए गौतम को इस बीच एक फोन कॉल आता है। उसका दोस्त उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कह रहे थे। 2 चोर मिला है जिसके पास हीरोइन राम्या का फोन और टैप था। गौतम वहां जाके देखता है ये दोनों जीके का लेनदार है। गौतम उनसे पूछताछ करती है। दोनों बताती है जिस रात राम्या का खून हुआ उस रात जीके उन्हें मिले थे। इनसे मार खाने के बाद ही जीके हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। पुलिस आ रही थी इसलिए वो लोग जल्दी से जीके का बैग लेकर भाग गया था और उसके पास से ये सारी चीजें मिली थी। गौतम ये सब कुछ सुनने के बाद हैरान हो जाती है। मतलब उस रात जीके राम्या का घर गया था और शायद उसने ही हीरोइन राम्या को मारा। गौतम जीके का सच्चाई जानने के लिए उसकी ऑफिस में जाती है। वो अच्छे से हर एक चीज को देखता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ खास सबूत नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद उसकी नजरें वहाँ पर रखी एक घड़ी के ऊपर जाती है। टेबल के ऊपर रखी उस घड़ी को गौतम अच्छे से देखता है। ये घड़ी रंगाराव ने सैदुलू को जन्मदिन पर उसे गिफ्ट किया था। मतलब सैदुलू और कोई नहीं, जीके है। इसलिए जब दोनों एक साथ दारू पी रहे थे तो जीके ने कहा था वो एक गद्दार से पार्टनरशिप किया था, और घर जाते वक्त वो किसी पॉलिटिशियन को गालियां दे रहे थे। वो पॉलिटिशियन और कोई नहीं, फर्नांडिस था। जीके शुरू से ही सब कुछ जानता था। 40 साल पुरानी जो लाश मिली है वो रंगाराव की परिवार की है। इसलिए जीके फर्नांडिस की सच्चाई बाहर लाने के लिए इस केस को सॉल्व करना चाह रहा था। अच्छा, आपके मन में एक सवाल चल सकती है कि 40 साल हो चुके हैं, सैदुलू आप पुलिस के पास जाके सच्चाई क्यों नहीं बताया? तो उसका भी एक फैमिली है, और तो और फर्नांडिस अब पॉलिटिक्स में आ चुका था। उसकी पावर अब बढ़ चुकी थी। वो कभी भी उसे और उसकी बेटी को मार सकता था। शायद इसी डर से वो पुलिस के पास नहीं गया। गौतम गुस्से से जीके के पास आके उसे गन पॉइंट पे रख के उस घड़ी के बारे में पूछता है। थोड़ी देर में वहाँ पर स्वाति आ चुका था। गौतम स्वाति को देख के वो गन छुपा लेती है। अगले दिन सुबह, आज फर्नांडिस शपथ ग्रहण के बाद सीएम बन जाएगा। इस साइड गौतम सैदुलू को कार पे बिठा के बाहर लेके जाती है। एक सुनसान जगह पर रोक दिया था। गौतम फिर से गन पॉइंट पे रख के उससे पूछता है उसने राम्या का खून क्यों किया। सैदुलू उसे बताती है उस रात राम्या के घर गए थे। राम्या से उस नेकलेस के बारे में पूछने पर वो गुस्सा होकर उससे जाने के लिए कहता है। वो दरवाजा खोलते ही उसे किसी ने बाहर से गोली मार दिया था। सैदुलू हड़बड़ी में उसकी टैब और फोन लेके वहाँ से भाग जाती है, जिसमें फर्नांडिस के खिलाफ वो नेकलेस और उसके साथ साथ और भी कुछ सबूत था। सैदुलू अपनी पूरी सच्चाई बताती है।
जिसे गौतम रिकॉर्ड कर रहा था, अब दोनों इस जगह पर आती है। फर्नांडिस शपथ ग्रहण के बाद सब लोग खुशी से नाच रहे थे। इस बीच गौतम के पीछे एक आदमी गन लेकर खड़ा था, मतलब उन्हें गौतम के बारे में पता चल चुका था। फर्नांडिस माइक में एक दो शब्द कहते ही उसे कुछ होने लगती है। वो एक गिलास की तरफ देखता है जिसमें वो थोड़ी देर पहले दूध पिया था, और वो दूध लाए थे सेदुलू ने। मतलब जिस तरीके से उसने सेदुलू को फंसाकर रंगाराव के परिवार को जहर दिया था, ठीक उसी तरीके से सेदुलू ने उसे जहर दिया। गौतम उस पीछे वाली आदमी को मार देती है। सेदुलो फर्नांडिस को कंधा दे के नीचे लेके आ रहे थे और काउंटडाउन कर रहा था। एक समय में फर्नांडिस नीचे गिर के मर जाती है। दोनों घर लौटते वक्त सेदुलो को कुछ हो रहा था। दरअसल उसने भी वो जहर पी लिया। जो गलती वो अनजाने में की थी, उसका बोझ वो और नहीं उठा सकता। कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो जाती है। गौतम सेदुलू की वीडियो और राम्या की आईपैड से जो सबूत मिली थी, वो सब कुछ मीडिया को देती है, जिससे अब सबको फर्नांडिस की असलियत के बारे में पता चल चुका था। इस केस को सॉल्व करने के बाद गौतम का सपना पूरा हुआ। गौतम अब क्राइम पुलिस ऑफिसर बन गया।